हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज फिर इंग्लिश पेडागोजी का एक 15 क्वेश्चन देखेंगे। ये अभी लेटेस्ट में जो एग्ज़ाम हुए 2023 में अगस्त में, वही पेपर है। तो रिसेंटली हुआ है, तो थोड़ा रिसेंट फेनोमेना क्या है वो समझेंगे हम लोग। तो इंग्लिश पेडागोजी की ये 15 क्वेश्चन हम लोग एक एक करके देखते हैं। एक 121 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे पहला। अ मदर आस्क्ड द टीचर ऑफ क्लास सेकंड how it was possible for her child to sometimes say things that she had never heard any adult or sibling say. How is it possible? ये कैसे मुमकिन है? तो ये मदर का क्या कहना है कि उसकी मतलब क्लास सेकंड के जो टीचर को एक माँ पूछ रही है कि उसकी जो बच्ची है उस वो ऐसे अल्फाज मतलब ऐसे अल्फाज वो बोल रही है या ऐसी चीज़ें वो बोल रही है कि जो उसने कभी सुने नहीं इससे पहले उसके घर में किसी से सुने नहीं, जो अडल्ट है उनसे या फिर जो उसके सिबलिंग है उनसे कभी सुने नहीं। तो फिर वो ऐसे अल्फाज को प्रोनाउंसिएशन कैसे कर सकती है, ऐसा सवाल वो अपने टीचर से पूछ रही है। तो इसको लेकर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ आंसर द दिस क्वेश्चन, तो उसका क्या आंसर हो सकता है। कहने का ये मतलब है कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कभी कोई शब्द सुने नहीं और फिर वो शब्दों का वो उच्चारण कर रहे, प्रोनाउंसिएशन कर रहे, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो उसका रीज़न हमें बताना है नीचे। तो पहला ऑप्शन है अ चाइल्ड लर्न अ लैंग्वेज व्हेन वी रीइंफोर्स द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट सही है कि रीइंफोर्समेंट से बच्चे अपनी लैंग्वेज सीखते हैं, बट ऊपर के सवाल का सही जवाब इसमें नहीं मिलता है ना। रीइंफोर्समेंट से लैंग्वेज सीखी जाती है या लैंग्वेज डेवलपमेंट होता, ये बात सही है, बट इसका आंसर ये सही नहीं है क्योंकि बच्चे अभी ऐसी बातें बोल रहे हैं, ऐसे शब्द अल्फाजों का उच्चारण कर रहे हैं जो उन्होंने कभी इससे पहले सुने नहीं। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो वो हिसाब से ये आंसर गलत है। दूसरा ऑप्शन, द ह्यूमन ब्रेन इज इनेटली वायर्ड टू लर्न लैंग्वेज। देखो यहाँ पर है ना, इसका ये मतलब है कि जो इंसान का ब्रेन है उसके अंदर एक कैपेसिटी है, एक उसकी ब्रेन में ऐसी कुव्वत है कि वो क्या करेगा, वो लैंग्वेजेस लर्न करने का काम करते। तो कभी कभी होता है ऐसा कि उसने कभी सुना नहीं है फिर भी वो ऐसे अल्फाजों का या ऐसे प्रोनाउंसिएशन, ऐसे वाक्यों का प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं जो उन्होंने कभी सुने नहीं। उसकी वजह है कि हमारा ब्रेन उसके लिए अभी क्या है, मतलब न्यू लैंग्वेजेस को एक्वायर करने के लिए या नए अल्फाज बनाने के लिए उसके अंदर कुव्वत है। तो हमारा जो ब्रेन है वो कैपेबल है टू प्रोड्यूस न्यू वर्ड। तो उसका आंसर ये रहेगा। दूसरा तीसरा पढ़ते हैं हम लोग। एज पर द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच चाइल्ड कैन इन्वेंट न्यू लैंग्वेज। देखो कोई न्यू लैंग्वेजेस लर्नर इन्वेंट नहीं करता, किसी एक लैंग्वेज में कुछ अल्फाज या कुछ सेंटेंसेस अगर वो बोलेगा तो वो ठीक है। फोर्थ नंबर का, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज ओनली बाय इमिटेटिंग एडल्ट। ये बात सही है कि इमिटेट करके सीखते बच्चे, बट ऊपर के जो क्वेश्चन है उसका आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट, a technique used to facilitate early literacy which involve an adult and a child looking at the book together while adult asks the question and encourage a dialogue followed by switching a role so that the child asks the question to adult is called। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टीचर फैसिलिटेट कर रहा है बच्चों को, किस चीज़ के लिए फैसिलिटेट कर रहा। यहाँ पर एक बुक है जिसमें एक अडल्ट भी देख रहा उसको और एक बच्चा भी देख रहा है, एक चाइल्ड भी देख रहा है, मतलब एक किताब है जिसको अडल्ट और चाइल्ड एक साथ देख रहे हैं उसको, ठीक है। फिर अडल्ट क्या कर रहा है, बच्चों को कुछ डायलॉग बोलने के लिए या डायलॉग बोलने के लिए इनकरेज कर रहा, या खुद भी बोल रहा है या उसको भी बोलने लगा रहा। फिर बाद में बच्चों वो जो बच्चा है उसको वही काम करना है जो अडल्ट ने किया है, वो उसको डायलॉग बोलने के लिए कहेगा। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको डायलॉग रीडिंग बोलेंगे। इसको एक किताब है उसमें से वो लोग डायलॉग रीडिंग करेंगे, सीधी बात है। शेयर्ड रीडिंग ऐसा कुछ नहीं है, स्टोरी टेलिंग बिल्कुल नहीं है, मॉडल रीडिंग नहीं है। तो ये डायलॉग सीधा सीधा इसका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर कैन डेवलप द लिसनिंग स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्नर्स बाय। तो बच्चे की लिसनिंग स्किल को बच्चों को टीचर को इंप्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा। क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स
to listen to variety of language source and people and encourage in other listening activity. एक टीचर को अगर लिसनिंग स्किल इम्प्रूव करनी है बच्चे की तो उसको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगी कि वो तरह तरह की चीज़ें सुने, वैरायटी ऑफ सोर्स उसको मिले सुनने के लिए, जब उसको वो लैंग्वेज अच्छे से समझ में आएंगी, या फिर हो सकता है वो हमारी सोसाइटी के लोगों को सुन सके अलग अलग तरीके से। उसके साथ साथ उसको अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग लैंग्वेजेस एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा बच्चों पर और उसकी लिसनिंग स्किल इम्प्रूव होगी। फोकस ओनली, देखो ओनली अपने आप में नेगेटिव अल्फाज है तो ये कभी भी ये राइट हो नहीं सकता आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट है मेकिंग द लर्नर लिसनिंग टू एवरीथिंग दे हर्ड पैसिवली। देखो पैसिवली अगर हेड कर रहा हो तो ये मतलब उतना पॉजिटिव नहीं, इसलिए ये आंसर नहीं रहेगा। स्पीकिंग कंटिन्यूसली टू लर्नर्स बोथ विद इन अ क्लासरूम एंड आउटसाइड, मतलब आप बोलने लगा रहे, आंसर हो नहीं सकता, पहला ही आंसर है उसका। बच्चों को वैरायटी ऑफ लिसनिंग मटेरियल अगर आप सुना रहे हो तो ऑब्वियसली उनकी लिसनिंग स्किल बेहतर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन है और उसका रीजन है। पहला असर्शन है एक्यूरेसी इन लैंग्वेज इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द प्राइमरी लेवल। देखो प्राइमरी लेवल पर बच्चा एक्यूरेसी पे फोकस करेगा तो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स हो सकता है उसको, तो इतना जरूरी नहीं कि हर चीज एक्यूरेट है प्राइमरी लेवल पे, अगर गलतियां होगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए असर्शन 100% गलत है। बच्चा अभी शुरुआती दौर में है, वो गलतियां करेगा तो ही सीखेगा, तो ज्यादा एक्यूरेसी के चक्कर में बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा, उसके अंदर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स भी बैठ सकता है। तो ऑब्वियसली कि उसको गलतियां करने दो, और एरर इज द इंडिकेशन ऑफ द लर्निंग, अगर वो गलतियां नहीं करेगा तो सीखेगा बिल्कुल नहीं, तो इसलिए ये गलत है। रीजन, द ग्रामर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्राइमरी करिकुलम। देखो प्राइमरी करिकुलम का ग्रामर एक पार्ट है ना, बहुत जरूरी ऐसा नहीं पर एक पार्ट है, तो ये बात सही है, इंटीग्रल पार्ट है, ये बराबर है। तो ए ट्रू है, नहीं ए ट्रू नहीं है, ए फॉल्स है, ए फॉल्स एंड बी ट्रू, ये आंसर है उसका सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट theoretically position and belief about the nature of language and nature of language learning and the applicability of both pedagogical setting is। देखो आपको क्या करना है कि नेचर ऑफ लैंग्वेज, मतलब ये थ्योरेटिकल पोजीशन बता रहा है, थ्योरेटिकल पोजीशन एक दो पोजीशन है, थ्योरेटिकली दो पोजीशन है। एक लैंग्वेज का क्या नेचर है, मतलब लैंग्वेज का नेचर क्या है, लैंग्वेज कैसी होती है, उसे लर्निंग कैसे किया जाता है, एक्विजिशन कैसा किया जाता है, वो उसका नेचर है। और एक लर्निंग का नेचर है, लैंग्वेज को लर्निंग का एक नेचर है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो आपको उसको एक पेडागोजिकल सेटिंग में बिठाना है और बच्चों को वो चीजें करा के लेनी है। तो उसको ये इसको टेक्निक बोलेंगे कि नहीं, इसको सिलेबस नहीं बोलेंगे, सिलेबस है ही नहीं, कंटेंट नहीं होता, ये अप्रोच होता। दोनों को एक साथ, मतलब जो लैंग्वेज का नेचर है वो और लर्निंग का नेचर है, उनको एक अप्रोच में बैठाना पड़ेगा आपको, तभी जाके वो बच्चा सब चीजें समझ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन इज, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन क्या है देखना है। कैरिड आउट एट द प्री स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर स्टेज इन कोर्स। देखो पर्टिकुलर स्टेज पे अगर कोई असेसमेंट हो रहा है या इवोल्यूशन हो रहा है तो वो सबमिटिव असेसमेंट होता है, ना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। मतलब एक पर्टिकुलर स्टेज पे लिया जा रहा असेसमेंट है तो वो सबमिटिव होता है, तो ये गलत है। रिलेटेड टू ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट। देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ही यही है कि क्या करते हैं हम लोग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो हमको क्या करना है असेसमेंट में, बच्चों की जो ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, जो ऑनगोइंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है, तो उसके अंदर ही आपको असेसमेंट करना होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, ताकि आप लर्निंग को इंप्रूव कर सके या टीचिंग को भी इंप्रूव कर सके। टीचिंग लर्निंग इंप्रूव करने के लिए और अपने प्रिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। यहाँ पर स्कोप है कि आप खुद को इंप्रूव करें या फिर टीचिंग या फिर लर्निंग इंप्रूव करें, अपने सारी चीजें इंप्रूव करें, तो वो सब चीजों को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर स्पेस है, और इसी से हम क्या करते हैं, हमारा ऑनगोइंग डेवलपमेंट इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका सही है। मोस्ट सब्जेक्टेड चेंज, बिल्कुल नहीं। व्हाट इज हैपनिंग इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, विच प्लानिंग लेसन फॉर यंग लर्नर द टीचर डिसाइडेड टू फोकस ऑन द टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्लूड TPR इन द लेसन।
देखो टोटल फिजिकल रिस्पांस बच्चों को पढ़ाना है, ये टीचर का ऑब्जेक्टिव है, उसने तय किया कि बच्चों को टोटल फिजिकल रिस्पांस के जरिए सिखाना है। तो कौन सी चीजें इंक्लूडेड है फॉलोइंग में से, वो बताना है आपको। मस्ट एड सम लिसनिंग एक्टिविटी। देखो टोटल फिजिकल रिस्पांस है ना, इसका मतलब क्या होता है टीपीआर का, कि जो भी ओरली जो भी प्रोड्यूस हुआ है, चाहे टीचर से या स्टूडेंट से, सेम वैसा एक्शन करना, या फिर बॉडीली मूवमेंट करना, उसको बोलते हैं टोटल फिजिकल रिस्पांस। तो यहाँ लिसनिंग की बात हो रही, इसलिए गलत हो गया। चूज एक्टिविटी दैट हेल्प देम स्टे इन देयर सिट वर्क इन द पेयर एंड ग्रुप। देखो वो उसको स्टे कर रहा है उसकी जगह पर, मतलब बिठा के रख रहा है, यहाँ पर फिजिकली मूवमेंट करना है हमें एज पर द इंस्ट्रक्शन, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा, मस्ट कीप एन एक्टिविटी असाइड एंड इंस्टेड आस्क द क्वेश्चन, मोटिवेट देम टू रिस्पॉन्ड इट। ठीक है, तो ये भी नहीं। मस्ट इंश्योर टू एड सम बॉडीली एक्टिविटी इन क्लास। देखो बॉडी एक्टिविटी करना पड़ेगी। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मतलब क्या, जो ओरली इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं या फिर ओरली जो प्रोनाउंसिएशन किया गया, सेम वही एक्टिविटी या एक्शन करना है स्टूडेंट को, इसको बोलते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो आप क्या करेंगे, बॉडीली एक्टिविटी वहां पे इन्वॉल्व करेंगे, इसका यही मतलब है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अप्रोच टू ग्रामर इनकरेज द बिलीव दैट लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ लर्निंग रूल्स। मतलब लैंग्वेज लर्निंग में रूल्स को कहाँ इंपॉर्टेंट दिया जाता है वो बताना है आपको। मतलब कौन सा अप्रोच है जिसमें आपको ग्रामर के लिए इंकरेज किया जाता, रूल्स सिखाने में इंकरेज किया जाता, ताकि आप लैंग्वेज अच्छे से सीख सके। तो वो कौन सा अप्रोच है, तो वो अप्रोच है डिडक्टिव अप्रोच। यहाँ पर डिडक्टिव में पहले रूल सिखाए जाते हैं, किसी भी चीज़ के रूल सिखाए जाते हैं, बाद में उसके एग्जाम्पल लिए जाते हैं। एग्जाम्पल मतलब रूल के जरिए आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है। ठीक है, कम्युनिकेटिव अप्रोच में आपको रियल लाइफ की सिचुएशन में कम्युनिकेशन करना सिखाया जाता है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इसे ट्रांसलेशन करके मदर टंग में, मतलब टारगेटेड लैंग्वेज को या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को मदर टंग में कन्वर्ट करके ट्रांसलेशन करके सिखाया जाता है। और सॉरी, इंडक्टिव को डिडक्टिव कर दिया मैंने। ये डिडक्टिव, ये जो चीज़ें समझाई ना मैंने, ये डिडक्टिव की, और आंसर भी 4 नंबर का है। जो डिडक्टिव मेथड है, तो डिडक्टिव मेथड में क्या किया जाता है, पहले रूल सिखाए जाते हैं और फिर बाद में उसकी एग्जाम्पल के जरिए आपको वो रूल कन्वे किया जाता। इंडक्टिव मेथड में उसका उल्टा है। इंडक्टिव मेथड में पहले आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए जाते बहुत सारे, और उसके बाद में फिर बच्चों को रूल समझाए जाते हैं। तो ये बेहतरीन तरीका है, और ये जिसकी बात कर रहा है वो डिडक्टिव मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher is planning to give a free writing a task to learners in class 5. Which one of the following should be focused on the most by the teacher? टीचर ने बच्चों को फ्री राइटिंग टास्क दिया, तो ऐसे में कौन सी चीज़ पे उसको फोकस करना है ना। एक टीचर क्या चाहता है अपनी 5वीं क्लास के बच्चों को, कि उन्होंने फ्री राइटिंग करना चाहिए, फ्रीली एक्सप्रेस होना चाहिए। तो अगर आप वो चाहता कि बच्चों ने फ्रीली एक्सप्रेस होना चाहिए, तो कौन सा टास्क पे उसने फोकस करना चाहिए। तो पहला है बोथ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ कंटेंट। देखो जो फ्री राइटिंग है ना, उसमें एक्यूरेसी पे इतना जोर नहीं दिया जाता। हाँ, फ्लुएंसी मेंटेन करना चाहिए, बराबर है, तो एक्यूरेसी पे इतना जोर नहीं दिया जाता। फ्लुएंसी ऑफ द कंटेंट, हाँ ये बात सही है, ज़्यादा फ्लुएंसी ऑफ कंटेंट दिया जाता है। जिस सब्जेक्ट मैटर पे लिखा जाना चाहिए या फ्री राइटिंग करना चाहिए, वो उस सब्जेक्ट मैटर को एक फ्लुएंट तरीके से उसने प्रेजेंट करना चाहिए। हाँ, उसमें गलतियां होती, एरर आते थोड़े बहुत, तो वो इग्नोर किया जाता। ठीक है, वहाँ पर ऐसे ग्रामर बारीकी से देखा नहीं जाता। जो कंटेंट है उसकी फ्लुएंसी है क्या, उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन है क्या, वो देखा जाता। तो इसलिए राइट आंसर ये आएगा। हैंड राइटिंग ऑफ लर्नर, बिल्कुल नहीं, फ्री राइटिंग में हैंड राइटिंग पे भी जोर नहीं दिया जाता। एक्यूरेसी ऑफ कंटेंट, मैं पहले कहा आपको एक्यूरेसी पे जोर नहीं दिया जाता, इसलिए आंसर क्या है, ये वाला। नेक्स्ट, टॉप डाउन मीन्स अटेंड टू द ओवरऑल मीनिंग। व्हाट डज मीन बॉटम अप मीन्स। देखो यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच क्या है वो बता रहा हूँ। टॉप डाउन मतलब कंप्लीट से पार्ट की ओर, कुछ कंप्लीट बताना है और फिर पार्ट की तरफ आना है। तो यहाँ अटेंड द ओवरऑल है ना, कंप्लीट से पार्ट की ओर, मतलब अटेंड द ओवरऑल, मतलब आप क्या करते हैं, जो कंप्लीट है उसको अटेंड करते हो और फिर बाद में धीरे धीरे पार्ट की तरफ लेके आते हैं उसको, ऐसा इसका मतलब है। तो वहाँ पे बॉटम अप अप्रोच में क्या रहेगा, बॉटम मतलब फिर पहले आपको पार्ट और फिर अप मतलब कंप्लीट,
तो आपको हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों से लेकर मुकम्मल की तरफ जाना है, पूरा बुनियादी तौर पर मुकम्मल होना है, या फिर होल की तरफ जाना है, पार्ट से होल की तरफ जाना है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में टॉप डाउन मतलब क्या है, आपको टॉप मतलब आपको एक तो पैसेज, बच्चों को पैसेज या फिर सेंटेंस समझाने हैं, फिर बाद में उसके फ्रेजेस समझाने हैं, फिर वर्ड समझाना है, और फिर जाके अल्फ़ाबेट समझाना है। इसको बोलेंगे हम लोग टॉप डाउन अप्रोच। वही बॉटम अप्रोच में क्या होगा, पहले अल्फ़ाबेट सिखाना है बच्चों को, फिर वर्ड, फिर फ्रेज और फिर सेंटेंस समझाना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, फोकस ऑन द वर्ड एंड फ्रेजेस ऑफ द टेक्स्ट। तो फोकस ऑन वर्ड है ना, यहाँ पर देखो एक बात याद रखो, यहाँ पर एग्जाम में कभी कभी टॉप डाउन अप्रोच बोला आपको, तो यहाँ पर ज़्यादा सेंटेंस की बात करेगा, या फिर हो सकता पैराग्राफ की बात करेगा, पैराग्राफ की बात करेगा, और उसके पार्ट में आएगा नहीं, उसको वहीं पे खत्म कर देगा। पैराग्राफ की बात करेगा या सेंटेंस की बात करेगा, नीचे तक नहीं आएगा, सिर्फ उसके सेंटेंस ही बताएगा या पैराग्राफ बताएगा। तो इसको समझ लेना चाहिए कि ये टॉप डाउन अप्रोच है। और बॉटम अप अप्रोच में क्या करेगा, अल्फाजों की बात करेगा, वर्ड की बात करेगा, वर्ड्स की, ये ऊपर तक नहीं जाएगा, धीरे धीरे फ्रेज और सेंटेंस तक। बहुत बार यही होता है। तो उसी अंदाज में ये भी क्वेश्चन है, फोकस ऑन द वर्ड, तो यहाँ पर वर्ड एंड फ्रेजेस बोला, वर्ड एंड फ्रेजेस, सेंटेंस तक नहीं गया, क्योंकि कभी कभी वही करता है कि पहली स्टेप लेता है और बाकी का छोड़ देता है। तो आंसर क्या रहेगा, ये वाला। फोकस ऑन प्री रीडिंग ऐसा कुछ नहीं है, फोकस ऑन आस्किंग द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कुछ भी नहीं ऐसा। फोकस ऑन द जिस्ट टेक्स्ट, ऊपर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग दीज इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लैंग्वेज टीचर। लैंग्वेज टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको बतानी है यहाँ पर, उसकी बुनियादी और फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टीचर की। पहला है ग्रुपिंग लर्नर इनटू डिफरेंट क्लासेस। तो देखो ये कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि आप बच्चों का ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो ये आंसर आने वाला नहीं है। सिलेक्टिंग सूटेबल कंटेंट फॉर टीचिंग, ठीक है, ये भी एक जिम्मेदारी की सूटेबल चूज कीजिए, पर यहाँ पर वो क्या बोल रहा हूँ कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो सूटेबल कंटेंट सिलेक्ट करना है, उसकी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आता। इंस्ट्रक्टिंग द लर्नर, ये भी कॉमन बात होगी। आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड, देखो एक लैंग्वेज के टीचर को बच्चों की कम्युनिकेटिव नीड क्या है, बच्चों में कौन कौन सी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ें उसे चाहिए, उसकी लेवल क्या है, वो देखना उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि वो उसे इन्हांस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अ यंग चाइल्ड पिक अप अ बुक, होल्ड इट राइट साइड अप एंड टर्न द पेज, दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट। बच्चे ने क्या किया, एक बुक लिया, छोटा बच्चा है, चाइल्ड है, उसने बुक ली, बुक को होल्ड किया राइट में, साइड अप एंड टर्न पेजेस, उसके पेजेस पलटाने लगा। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे एमर्जेंट प्रॉपर्टीज। एमर्जेंट प्रॉपर्टीज बिल्कुल नहीं, एमर्जेंट करिकुलम, बच्चा कुछ पेजेस पर डाला, करिकुलम का क्या समझ। एमर्जेंट सॉल्यूशन स्किल, ऐसा कुछ नहीं है। एमर्जेंट लिटरेसी स्किल, देखो जब बच्चा एमर्जेंट होता है मतलब स्टार्टिंग का फेज आता है उसका, तब उसे पढ़ना नहीं आता, तब वो इस तरह किताब को हैंडल करता है, या फिर इसको स्क्रबलिंग भी करेगा, अगर लिखने की बात करें तो स्क्रबलिंग वगैरह करेगा, ठीक है। तो ये अर्ली लिटरेसी, अर्ली स्टेज या इमरजेंट स्टेज में बच्चा ऐसे कारनामे करता है, तो उसका आंसर भी यही रहेगा। नेक्स्ट, असर्शन है और उसका रीजन है। पहला है लर्नर एक्वायर लैंग्वेज सिंस दे आर जेनेटिकली प्री डिस्पोज टू डू सो एंड इन्वायरमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल। असर्शन में बोल रहा हूँ कि सिर्फ जेनेटिक्स ही रोल प्ले करती, मतलब जेनेटिकली बच्चा सीख सकता और रिस्पॉन्स कर सकता लैंग्वेज को, उसमें इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं होता है। ये बिल्कुल 100% गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जेनेटिकली कितना भी आप प्रोग्राम रहे, जब तक इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा ना, लैंग्वेज सीख ही नहीं पाएगा बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट, चॉम्स्की की थ्योरी में इसको मेंशन किया है हमने और पढ़ा भी है। इसका रीजन, लर्नर सेंटर द क्लासरूम इन्वायरमेंट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन। यस, अगर बच्चों को आप प्रॉपर इन्वायरमेंट देंगे ना, तो लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन करने में उसका बहुत असर पड़ता है। ये बात कंप्लीटली सही है, तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही सही है। तो ए फॉल्स एंड आर इज अ ट्रू, तो आंसर आएगा आपका पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A way to teach reading that emphasize understanding the meaning of the word from the text in which they appear is. Way to teach reading that मतलब आपको कौन सा तरीका है जिसे टीचिंग कराना है. that emphasizing the understanding of the meaning of word मतलब आप रीडिंग सिखा रहे हैं और आप जोर किस पर दे रहे हैं, अल्फाजों के मीनिंग की समझ पर. मतलब बच्चा अंडरस्टैंडिंग कर पा रहा अल्फाजों का मीनिंग या शब्दों का मतलब. फ्रॉम द कंटेक्स्ट मतलब कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहा बच्चा अल्फाजों की, मतलब शब्दों का जो मतलब है वो कंटेक्चुअल समझने पे आप जोर दे रहे हैं. तो विच दे आर अपीयर इज टू, तो ये क्या बोला जाएगा इसमें. तो होल लैंग्वेज लर्निंग अप्रोच ऐसा कुछ नहीं है, बॉटम अप्रोच नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं. एक मिनट. कम्युनिकेटिव अप्रोच नहीं है, कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग पे तो नहीं दिया जाता, कम्युनिकेशन किया जाता. स्ट्रक्चर तो कुछ है नहीं यहाँ पे, बॉटम अप अप्रोच नहीं. तो आंसर आएगा आपका होल लैंग्वेज अप्रोच. यहाँ पर आपको लैंग्वेज समझने के लिए, कॉम्प्रहेंशन करने के लिए जोर दिया जा रहा है, इसलिए होल लैंग्वेज अप्रोच आएगा. एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज इज मतलब लैंग्वेज के बारे में सोचने और बातचीत करने की जो चीज़ है उसको क्या बोला जाएगा. एमर्जेंट लिटरेसी, प्रोफिशिएंसी, मेटा लिंग्विस्टिक एबिलिटी और फोनोलॉजिकल अवेयरनेस. देखो मतलब एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज मतलब सोच भी ले रहा और बातचीत भी कर पा रहा, तो ये इमरजेंट लिटरेसी में नहीं है. इमरजेंट लिटरेसी में बहुत छोटी छोटी चीज़ें आती हैं. प्रोफिशिएंसी हो सकती है मेटा लिंग्विस्टिक एक्टिविटी, पर मेटा लिंग्विस्टिक एक्टिविटी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि यहाँ पे प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज की अगर बोलता तो बात समझ में आती थी. प्रोफिशिएंसी मतलब काय की, बट यहाँ पर बता दिया उसने मेटा लिंग्विस्टिक एबिलिटी. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट और 15 क्वेश्चन लूँगा या फिर और सब्जेक्ट के लूँगा, उसके लिए बने रहिए. हाँ, अगर सीटेट के लिए बैच ज्वाइन करनी है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों ही अभी बैचेस चल रही है. तो जो भी इंटरेस्टेड है, जो चाहते कि उन्हें क्लासेस की ज़रूरत है, तो ऐसे बच्चे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, आप कॉल कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे यूट्यूब से कर रहे हैं तो बने रहिए, हम लोग धीरे धीरे करके सारी चीज़ें अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय.